सो क्विक रिवीजन लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन आंसर आप सभी से हैंड रेज करिएगा या फिर जिनका नाम लिया जाएगा वो लोग माइक ऑन करके आंसर देंगे। हठ पर दीपिका को किस योग के नाम से जाना जाता है? मेनुका साहू। हठ पर दीपिका को किस योग के नाम से जाना जाता है? चतुरंग योग में। ओके, क्यों चतुरंग योग कहते हैं? अंजना जैन। चतुरंग योग क्यों कहा जाता है? हठ क्योंकि इसमें 4 अंग होते हैं, आसन, प्राणायाम, मुखबंध और नादानुसंधान। ओके, सीक्वेंस सही बताया गया है क्या? आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया और नादानुसंधान। अच्छा, वाला थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, बाकी सीक्वेंस बराबर है मेरा। मिस्टेक ही है आपका, वैसे कोई नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसको। हाँ शीला जी, आप बता पाएंगी? आज पढ़ेंगे हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को। जी दीदी, ये में आसन, षटकर्म, प्राणायाम दूसरा अध्याय हुआ और तीसरा अध्याय में बंद मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। केवल्य धाम ने एक और अध्याय जोड़ा है जो 5वां होगा त्रिदोष निवारण के लिए। ओके गुड। चलिए, साधक और बाधक तत्व किस अध्याय में बताया गया है? किस उपदेश में बताया गया है? दीक्षा तिवारी, आप बताइए। साधक और बाधक तत्व किस चैप्टर में बताया गया है? हठ दीपिका के किस चैप्टर में? मैम, साधक तत्व 1/16 और बाधक 1/16। दोनों 1/16? नहीं मैम, बाधक 1/16। हाँ, और साधक 1/16। फिर से आपने वही बता दिया। सूर्य, आप बताइए। मैम, चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 15 में बाधक तत्व बताए गए हैं और चैप्टर नंबर 1 का 16 श्लोक में साधक तत्व बताए गए। ओके, सूर्य आप फीमेल हो? यही नाम है आपका? हाँ मैम, सूर्य राजकुमार। ओके, चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। 5 हठ योगियों के नाम या फिर हठ योगी के जो प्रवक्ता हुए हैं हठ योग के, 5 बताने, कहीं से भी। अभी सीक्वेंस में नहीं बोल रही हूँ, बस 5 बताने हैं। अब बताएंगे हीरामणि जी। हीरामणि। मैम, शुरुआत आदिनाथ योगी, फिर महेंद्रनाथ, फिर गोरक्षनाथ, फिर चौरंगी, फिर स्वात्माराम जी। ओके ओके ओके। मैम, आदि गुरु शंकराचार्य भी हठ योगी में आते हैं ना? आदि योगी शंकराचार्य जी के बारे में तो कहीं नहीं पढ़ा है कि हठ योगी थे। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम, नहीं है। नहीं है, नहीं मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। मैंने तो आदिनाथ का तो शंकराचार्य नहीं है। आदिनाथ को माना गया है। आदिनाथ शिव जी तो है और ये मतलब उनको तो नहीं सुना है कहीं शंकराचार्य जी को। श्रीनिवास योगी हैं, वांशी वाल्मीकि जी, भगवान शिव, गोरक्षनाथ। हेलो हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है। जी मैम। ओके ओके, मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, एक गेस्ट आया हुआ है, 5 मिनट का समय दीजिए।
किसी के पास हठ योग के चार्ट फॉर्म में नोट्स हैं क्या 8 ग्राम के? हाँ, अगर किसी के पास हो तो काइंडली शेयर करो ना ग्रुप में, अगर हिंदी में हो किसी के पास। हाँ हिंदी के चाहिए, इंग्लिश में तो मेरे पास है, अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा किसी को। मेरे पास है हिंदी में, लेकिन आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आप शेयर कर दो। आपका नाम क्या है? चेतन। ओके चेतन, काइंडली शेयर कर दीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा, एक लिस्ट बनाने में हेल्प हो जाएगी। ओके ओके। साइकोलॉजी की है किसी के पास हिंदी में? साइकोलॉजी के नोट्स है किसी के पास हिंदी में? कोई पीडीएफ वगैरह हो तो वो आप शेयर कर देना। साइकोलॉजी का जो ये पीपीटी दे रही है ना मैम, वो सफिशिएंट है, और उसमें हिंदी भी दे रखी है उन्होंने साथ साथ में। वो ना कहाँ पे होंगे जो मैंने ढूंढा है ना, वो ब्रांचेस में जो आता है वहाँ मुझे कहीं मिले नहीं। नहीं पीपीटी में साथ के साथ ही है, वो इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी साथ के साथ ही दे देता है वो। अभी शायद शेयर नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया मैम ने अभी तक शायद। अच्छा मुझे मिला नहीं ना, कहीं एक ढूंढा। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी मैम। हाँ चलिए, बाकी डिस्कशन आप लोग कर लेना बाद में। क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन, हठ योगियों के प्रवक्ता के नाम। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है चेतन के लिए। हठ योगी का स्थान विद श्लोक एंड रेफरेंस। रेफरेंस भी बताना है, श्लोक भी बताना है। हठ योगी का स्थान। चेतन जी सुन पा रहे मुझे? नहीं आ रही आवाज इनको। और राज किरण आप बताएंगे। यस मैम, सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे युक्त देवे धनु परमाण पर्यंता सुलागिन जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थित हठ योगिन है। ओके डॉली जी आप बताइएगा इसमें वो 4 स्थान कौन सा है जिसका वर्णन किया गया है? डॉली मलिक, इसमें वो 4 स्थान कौन सा है जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है?
मनीषा राणा आप बताइए। राहुल जी आप बताइए। मैम बताता हूँ। मैम ये हो गया, निरूप रवि हो गया। नहीं सॉरी मैम, राज्य धार। जिनको पता है माइक ऑन करके बताइए। राहुल जी बताइए। यस मैम, मैं बताती हूँ मैम। आंसू राज्य धार्मिक सुभिक्षेप निरूप देव। ओके, सबको मौका देना है और जिनका नाम बोला जा रहा है वो माइक ऑन करिए। यदि नहीं भी पता है तो कम से कम ये बताइए कि आपको नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं है। योग मठ का लक्षण बताइएगा। इसका आंसर करेंगे हिमांशी। योग मठ का लक्षण विद श्लोक और विदाउट श्लोक, जो भी आपको पता हो। हिमांशी विष्ट। मैम हाँ बताइए। ऐसी जगह जिसमें छिद्र हो, मतलब छिद्र से रहित हो, और जिसकी भूमि ऊंच नीची हो और कीड़ों से रहित हो। इन्होंने परफेक्टली सही बताया क्या बिट्टू जी? मैम एक्चुअली मैंने ये क्लास ली नहीं है, मैंने पहले पढ़ा है, इसलिए मुझे हल्का फुल्का याद है। आप तो पुराने स्टूडेंट हो हमारे, शायद आपने पिछले बैच में भी पढ़ा है। कोई नहीं, आप रिवीजन करना, जाकर रिकॉर्डेड देख लेना। बिट्टू आप बताइए, कंप्लीट बताइए योग मठ के लक्षण। मैम मैं बताऊं? हाँ एक मिनट, बिट्टू जी को पहले सुनने दीजिए। आपसे क्वेश्चन किया गया था, आपने तब आंसर दिया नहीं था। हाँ बिट्टू बताइए। जयश्री माइक बंद रखिए। नहीं पता? नहीं पता? नहीं मैम। मैम बताए। मैम मैं बताऊं? सोनित बताएंगे। सोनित बताएंगे। यस मैम। ये मैम बताइए। कुटिया एक तो छोटी हो, छिद्रों व कीट पतंगों से रहित होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं समतल हो, और गाय के गोबर से लिपी हुई हो, एक चबूतरा और कुआं भी हो साथ में, कुटिया के चारों ओर दीवार हो। ओके, जी अब बताएंगे चिंतन। इसके अलावा भी कुछ और बताया गया है क्या? चिंतन जी। इसके अलावा बताया गया है कि आपका उसका द्वार छोटा होना चाहिए और अंदर से मोटी परत से गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, और जगह कम, मतलब स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका ज्यादातर टाइम उसकी साफ सफाई में निकल जाए, आपको साधना का टाइम ना मिले। एक वेदी का, और ऐसा होना चाहिए आपको प्रैक्टिस, जहाँ आप हड्डियों की प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए पास में कुआं होना चाहिए, और चारों तरफ बाउंड्री पे या बाउंड्री होनी चाहिए, या किसी तार वगैरह से आपने पेंटिंग की हुई हो, ओके गुड। और पास में कुआं होनी चाहिए पानी की। दीदी मैं बताऊं वो 4 चीजें वो क्या है? हाँ बताइए। जी, 4 मील की दूरी पर पत्थर कभी जल नहीं होना चाहिए और कुटिया छोटी होनी चाहिए। ओके मैम ये 4 अंगुल की दूरी पे कुछ नहीं होना चाहिए फर्स्ट श्लोक में, इससे पहले वाले में। हाँ वो लक्षण में ही आएगा। चेतन जी वो लक्षण में ही आएगा। फर्स्ट वाला आपने पूछा था, अभी आप सेकंड वाला पूछे ना, हम उसको बता रहे थे। ये तो मैम मतलब दोनों चीजों को एक जगह कर दिया इन्होंने। लेकिन जब चेतन जी यदि क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप इसको इसी तरीके से आंसर करेंगे, क्योंकि वो भी लक्षण में ही आता है। माइक बंद रख लीजिए। वो भी लक्षण में ही आता है, पहले श्लोक में दिया गया है वो भी, और जो दूसरे श्लोक में दिया गया है वो भी। जो आपका 12 नंबर श्लोक है वहाँ स्थान के साथ साथ लक्षण भी बताए गए हैं। ठीक है, आप श्लोक को अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ पे लिखा गया है धनु प्रमाण पर्यंता शिला अग्नि जल वर्जिते। ये लाइन भी आपके लक्षण में ही आते हैं, कुटी की विशेषता में ही आती है। और जो 13 नंबर श्लोक है वो भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बोलोगे कि ये तो दिया ही नहीं था 13 नंबर श्लोक में। नहीं मैम लक्षण नहीं पूछा, पहले उससे पहले वाले श्लोक में पूछा कि जगह कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, और दूसरा उसके लक्षण पूछे पहले वाले श्लोक में स्थान के बारे में बात की गई है, और दूसरे वाले उसमें श्लोक में कुटिया के बारे में बात की गई है। कुटिया मैम वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एक ही कर दिया ना, स्थान और लक्षण तो अलग अलग हो गए ना मैम। अरे चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आते हैं वैसे ही। मैम ठीक ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आते हैं। प्रीवियस ईयर का जाकर क्वेश्चन देखना चेतन। ठीक है, आपने किया है पीवाईक्यू या नहीं किया है? मैम मैंने आज तक नेट का एग्जाम ही नहीं दिया, लेकिन मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
नहीं तो आप PYQ क्वेश्चन करिए, फिर आपकी जो ये है ना, आपके अंदर जो क्वेश्चन उठ रहा है ऐसे में ऐसे क्यों, वो शांत हो जाएगा। कम से कम 1-2 साल का क्वेश्चन करिए, और जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ उससे पहले जो एग्जाम हुआ वो करिए, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। बाधक तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं? सूर्या। 6 मैम, 6 है बाधक तत्व। उसमें हाँ। अत्याहार, प्रयश, प्रजल्पो, और जो शिवियर ऑस्टेरिटी, उसको क्या बोलते हैं, नियमग्रह, जन संघर्ष, लोल्यम सद्वृक्यो विनश्यति। ओके, नेक्स्ट बताएंगे मधु जी। साधक तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं? मधु यादव। प्रियंका आप बताइए। जी मैम। जी मैम नहीं बोलना था, उसके आगे भी बोलना था। फटाफट बताइए, देखना नहीं है जाकर। नेटवर्क सही नहीं है आपके यहाँ शायद। अंकिता जी आप बताइए। कोई नहीं, आप माइक बंद कर लो। अंकिता जी आप बताइए। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें। साधक तत्व मैम मैं बताऊँ? नहीं पता मैम। रेणु कार्सन आप बताइए। रेणु मैम 6 होते हैं मैम, साधक जो तत्व होते हैं मैम 6 होते हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, संकल्प और यथार्थ ज्ञान। हो गए 6? नहीं मैम, एक और रह गया मैम। एक और कौन सा रह गया? मैम सीक्वेंस में किनको पता है? डॉली जी आप बताइए। सीक्वेंस में साधक तत्व। हाँ बताइए डॉली। यस मैम, मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं बता रहे हैं उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञानात्, निश्चयात्, संकल्प परित्यागात्, संकल्प परित्यागात्, षड्वियोगो प्रसिद्ध्यति। उत्साह, ये हो गया। बंद कर लीजिए सभी लोग, माइक बंद कर लीजिए। आज के लिए इतना है, हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो साधक और बाधक तत्व हैं, इनको संस्कृत वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों के साथ आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अभी बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, जैसा कि कल मैंने कहा था कि श्लोक भी याद करना है, और कल तो मात्र 3-4 श्लोक आए थे। अभी आज के लेक्चर में काफी सारे श्लोक होंगे, फिर उसको कैसे करेंगे आप? इसीलिए जाकर श्लोक पढ़िए, श्लोक को अपने नोटबुक में लिखिए। नोटबुक में नहीं लिख सकते हैं तो अलग पेपर में लिखिए, टेबल पे चिपकाइए, टेबल के सामने चिपकाइए जहाँ पे आप पढ़ते हो, लेकिन श्लोक याद होना चाहिए। वो भी आप काम करते हो, घर में किचन में काम कर रहे हो, वहां पे रिपीट करते रहो। अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, अपने मोबाइल में कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहो ताकि श्लोक याद हो। और सिर्फ हठ योग के साथ ऐसा नहीं करना है, आपको गीता में भी कई सारे श्लोक याद करने होंगे, उपनिषद में भी करने होंगे, और इधर हठ योग में तो करने ही होंगे, पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों को याद करना होगा। तो सबके साथ आप ये काम कर सकते हैं। छोटे छोटे चिट बनाकर चिपका लीजिए, अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में, सबसे बेस्ट है। और उसको कान लगा के जो भी आप काम कर रहे हो, यदि खाना बना रहे हो, वॉक कर रहे हो, खाना खाने के बाद किसी भी तरीके का, जैसे जो DSVV के स्टूडेंट है वो खाना लगा के मेज में चक्कर लगाते हैं, उस टाइम पे सुन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हाथ में लेके लिख के पेपर पे लिख के चलिए, बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट ऐसा करते हैं, हम लोगों ने भी ऐसा किया है, आप लोग भी कर सकते हो या कहीं भी रहते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कल हमने श्लोक नंबर 16 तक कर लिया था, साधक तत्व तक। आगे हम 17 नंबर श्लोक को देखते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि हठ योग का पहला अंग क्या है। हठस्य प्रथमांगत्वा आसनम पूर्व मुच्यते, अर्थात आसन को हठ योग का पहला अंग बोला गया है। स्वात्मा राम जी के अकॉर्डिंग ये याद रखना है, ठीक है। स्वात्मा राम जी ने हठ योग आसन को हठ योग का पहला अंग बोला है।
और इसके लाभ बताए गए हैं। कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। सामूहिक लाभ बताए गए हैं। अलग अलग आसनों के लाभ अलग अलग बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सामूहिक इकट्ठे 15 आसन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 15 आसन का क्या लाभ बताया गया है? मानसिक और शारीरिक स्थिरता की प्राप्ति होती है, साथ साथ आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है और शरीर में हल्कापन का अनुभव होता है। शरीर में हल्कापन का भी अनुभव होता है। ये सामूहिक लाभ है। यदि कोई पूछ ले विदाउट एनी स्पेसिफिक आसना कि आसन के क्या लाभ होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। और ऐसा जो लाभ होता है ना, ज्यादातर आपके एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे फर्दर आगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप ये विद श्लोक यहाँ पे बता सकते हो। आगे अब हम देखते हैं 15 आसनों के बारे में बोला गया है। इट मीन हठ प्रदीपिका में टोटल 15 आसन बोले गए हैं। अब कुछ के लाभ बताए गए हैं, कुछ के लाभ नहीं बताए गए हैं। एक चीज और भी आपको कॉमन देखने को मिलेगा आसनों में, बाकी के ग्रंथों में पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे तो लगभग जो प्रोसेस है ना, विधि है करने का, कौन सा पैर उठाना है, कहाँ ले जाना है, लगभग आपको सेम ही मिलेगा हर ग्रंथ के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे पीजी करके ही आए हैं, तो आप सबने इन आसनों का प्रैक्टिस किया ही होगा। शायद ही कोई ऐसे आसन होंगे जो आपको हठ रत्नावली में मिलेगा फाइनली आकर, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। अदरवाइज इन सारे आसनों को आपने किया होगा। यहाँ पे ये 15 आसन है। स्वस्तिक आसन से स्टार्ट होता है और भद्रासन तक जाता है। इसके लिए आप इन आसनों को सीक्वेंस से याद रखिएगा। आसनों से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनेंगे, या तो 4-5 आसन देंगे और पूछ लिया जाएगा इसमें हठ प्रदीपिका के कौन कौन से आसन हैं, या फिर हठ प्रदीपिका में कौन कौन से आसनों का वर्णन किया है। अदरवाइज दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, इनमें से कौन सा आसन है जो हठ प्रदीपिका में तो है लेकिन घेरन संहिता में नहीं है, या फिर इनमें से कौन कौन से आसन है जो हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों में है। ये मैं सिर्फ 2 बुक का कंपेयर करके बता रही हूँ, किसी और बुक से भी कंपेयर करते हुए आ जाएगा। जैसे यहाँ 15 आसन है, घेरन संहिता में 32 आसन पढ़ेंगे, वशिष्ठ संहिता में 10 पढ़ेंगे, शिव संहिता में 4 पढ़ेंगे। तो वो थोड़े थोड़े आसन है, तो वो याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो जो बड़े आसन है, जैसे कि आपको हठ रत्नावली में टोटल 84 आसनों के नाम देखने को मिलेगा हठ रत्नावली ग्रंथ में, तो कंपेयर करता हुआ इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तो आसनों के नाम हर ग्रंथ में और नंबर संख्या जो 15 है, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक क्या बोलते हैं, ट्रिक है जो मैंने अपने स्टडी के टाइम पे रखा था ताकि आसनों का नाम याद हो सके। मैं हर बैच में बताती हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ। आप लोग इसको चाहे तो लिख सकते हो या अपना कोई ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि ये पीछे से स्टार्ट होता है, भसीप, शीश, मयूप, मधौ, कर्पूरवी और गोश्व। यहाँ से पीछे से आप स्टार्ट करोगे। श्व मतलब स्वस्तिक आसन, गो मतलब गोमुख आसन, वी मतलब वीरासन, उ मतलब कुर्मासन। अगला फिर से का है, दैट इज कुक्कुट आसन। फिर उ है उत्तान कुर्मासन, ध है धनुरासन, मा मीन्स, हाँ जी मत्स्येंद्रनासन। मत्स्येंद्रासन। देन है प मीन्स पश्चिमोत्तानासन, यू मयू मतलब मयूरासन, देन है श मीन्स शवासन, फिर से श है दैट इज सिद्धासन, देन है प पद्मासन, माइक बंद कर लीजिए, एंड सी है मीन्स सिंहासन, एंड फर्स्ट वन है भ दैट इज भद्रासन। आप लोगों ने होप सो लिख, रिपीट कर सकते हो ट्रिक एक बार? हाँ फिर से बोल रही हूँ। भसीप, शीश, मयूप, मधौ, कर्पूरवी, गोश्व। माइक बंद कर लीजिए चेतन जी, जब बोलना हो तभी माइक ऑन करें, अदरवाइज बंद रखें। रिकॉर्डिंग ना रखें खराब। हाँ अभी मैंने आपको बंद किया। जब क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग भी डालते हैं यहाँ, तो मात्र 30-32 लोग हैं, उधर 100 स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देखते हैं, 100+ स्टूडेंट देखते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम होता होगा।
चलिए लिख लिया सबने। भसीन, शीश, मयूर, मधु, करकुरबी, गोश्वर। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला आसन दैट इज स्वस्तिक आसन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है बैठने की विधि से, कैसे बैठा जाता है। वहाँ पे प्रोसेस लिख दिया गया था और पूछा गया था, शायद 2019 या 20 में क्वेश्चन बन चुका है ये, कि ये कौन से आसन। सिद्धासन का आया था, इस बार भी पूछा था ये तो कैसे करते हैं। अच्छा, इस बार का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं देखा है, तो जो एग्जाम दिए हैं वो बता पाएंगे। स्वस्तिकासन, सिद्धासन, इस तरीके के क्वेश्चन को बैठने के प्रोसेस से पूछ लिया जाता है। कौन सा पैर ऊपर होगा, कौन सा पैर नीचे होगा, बहुत सिंपल है। हम कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हठ योग में। और हठ योग एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ से लगभग 20+ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। आप नहीं सोचिएगा कि इजी है ये यूनिट तो हम ऐसे ही हल्के में ले लें। इजी जैसे भी यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं स्वस्तिकासन कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला गया है सॉरी, दोनों पांव के तलवे को एक दूसरे के विपरीत, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हो, और मैंने इमेज भी वही लगाया है जो आपके ग्रंथ में दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आपको यदि लिखा हुआ ना समझ में आए तो इमेज देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन अभी भी आप हठ योग की क्लास में आसनों का या फिर प्राणायाम करवाया जाए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि तुरंत ही आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे ग्रंथ में दिया गया है। क्या बोला जा रहा है, दोनों पांव के तलवे को एक दूसरे के विपरीत घुटना और जंघा मतलब नी और थाई के बीच में अच्छी तरह से स्थापित कर लेना है। शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना है, लगातार इसी रूप में बैठना है। इसको ही क्या बोला गया है, स्वस्तिकासन बोला गया है। एंड इसके कोई लाभ नहीं बताया गया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे काफी सारे आसनों के लाभ नहीं बताए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ विधि बताई गई है। अब सामने दूसरा आसन दिख रहा है दैट इज गोमुख आसन। गोमुख मतलब गाय के समान। आप सबने इसका प्रैक्टिस किया होगा। और यहाँ पे देखिए दो तरीके से बताया गया है। एक तो जो आप करते हो, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, घुटना एक दूसरे के सामने और हाथ क्या है ऊपर। और जो दूसरी विधि बताई गई है जो बगल में आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, दोनों पैर के तलवे को पकड़े हुए हैं। इस तरीके से भी आप हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको यदि पूछा जाए कि ये कहाँ बताया गया इस तरीके से गौमुख करने के लिए, तो आप बता सकते हो हठ प्रदीपिका में ये रेफरेंस दिया गया है। इस विधि के द्वारा भी कुछ लोग का हाथ पीछे नहीं जा पाता, हाथ में प्रॉब्लम है, तो उनको आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीरासन। वीरासन का भी रेफरेंस एंड प्रोसेस पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैसे करते हैं। इसके लिए क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल आसन है। जैसे हम सुखासन में बैठते हैं या फिर अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, लगभग उसी तरीके से है कि एक पैर को दूसरी थाई पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघे के नीचे मीन्स थाई के नीचे रखना है। आपको फिगर देखकर समझ आ रहा होगा, एक पैर को थाई के ऊपर रखा है, दूसरा घुटने के अंदर, जो कि दिख नहीं रहा है, तलवा दिख नहीं रहा है। एंड दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी। दिस इज वीरासना। इसके भी कोई लाभ यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कुर्मासन। कुर्मासन को तेज बिंदु उपनिषद में योगासन कहा गया। वैसे आप लोग योगासन कैसे करते हैं, योगासन का वर्णन कहाँ किया गया है, कौन से आसनों के सीक्वेंस में, सीरीज में? एनीवन? डीएसपी से है यहाँ पे कोई नहीं है? प्रज्ञा योग किया है आप लोगों ने? जी मैम किया है। अच्छा, प्रज्ञा योग नहीं किया है तो जाकर देखिएगा, आप लोगों का होमवर्क है। मैम मैंने किया है प्रज्ञा योग, क्योंकि मैं डीएसपी से। अच्छा गुड। तो आपने वहाँ पे योगासन देखा होगा, प्रज्ञा योग में योगासन आता है क्या? ऐसे वहाँ पे योगासन बताया गया है? जी मैम बताया गया है। यही सेम प्रोसेस भूल गए आप? नहीं मैम, प्रज्ञा योग तो ओम भूर्भुवस्सुः तो ऐसे करके बताया गया है। चलिए आप सबके लिए होमवर्क
है, आप भी भूल गए हो कल। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, बस बोलिएगा। वज्रासन है। आप एक बार सभी लोग, मान लो याद भी है नहीं भी है, आप अभी जाकर, आपके लिए टास्क है कि प्रज्ञा योग के एक एक आसनों का नाम लिख कर लाएंगे। टोटल कितने आसनों का अभ्यास करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन को हम करते हैं, वैसे ही 7 आसन करते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं। 16 आसन किया जाता है जी। मैम छोटे एक बार सुन लीजिए, फिर बीच में बोलिएगा, ठीक है। प्रज्ञा योग के लिए आप लोगों को क्या करना है, लिख के लाना है कि सीरीज में कौन कौन से आसन आते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से, और कितने आसन आते हैं, ये आप लोगों का टास्क है कल के लिए, ठीक है। चलिए, अब वहाँ पे ये योगासन की बात करी गई है कि तेज बिंदु उपनिषद में कूर्मासन को बुक से पढ़ना है। कहीं से भी आप पढ़िए, बस आपको पढ़ के आना है प्रज्ञा योग, ठीक है। मैम जो हम योग मुद्रासन करते हैं वही योगासन है ना? आई थिंक यही तो आपका टास्क है ना, कल आपको करके आना है, आज क्यों परेशान हो रहे हैं, सिंपल सा टास्क है। चलिए यहाँ देखते हैं, हम कूर्मासन को देखते हैं। कूर्मासन को यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया है, इसको योगासन कहा गया है, बस ये याद रखिएगा। कहाँ कहा गया है? तेज बिंदु उपनिषद में। यहाँ पे हठ प्रदीपिका के अंदर इसको मेंशन किया गया, इसीलिए यहाँ लिखा गया है। मे भी क्वेश्चन बन जाए, आज तक बना नहीं है लेकिन मे भी बन जाए, पूछा जा सकता है। कूर्मासन कैसे करते हैं, तो दोनों पैर की एड़ियों को अपने बटक के नीचे रखते हैं, जैसे कि वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों पैर की एड़ी बाहर की तरफ रहती है, दोनों हाथ आपके नी पे रहते हैं। बस सिंपल यही प्रोसेस है कूर्मासन में बैठने का, इसके भी कोई लाभ नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट आसन, सबका फेवरेट आसन होता है ये, काफी सारे लोग इसको करते हैं। पद्मासन लगाकर घुटनों और अपने थाइस के बीच में दोनों हाथ को डालकर, हथेलियां जो है वो कहाँ रहती है, मैट पे रहती है, स्थिरता पूर्वक, और शरीर को ऊपर की तरफ उठाना होता है, इसको ही कुक्कुट आसन कहा गया है। इसके भी कोई लाभ इधर नहीं बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। नेक्स्ट है उत्तान कूर्मासन, जैसे हमने कुक्कुट आसन में किया, पद्मासन में हथेलियां नीचे ले आए थे, यहाँ पैर ऊपर की तरफ ले आए हैं, दोनों हाथ आपके चिक पे है, इसके भी कोई लाभ नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट है धनुरासन, इस आसन को भी आप लोग अभ्यास करते आए होंगे, आपके सिलेबस में होगा, पीजी के सिलेबस में। पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ कानों तक खींचकर धनुष के समान आकृति देते हैं, इसको भी धनुरासन कहते हैं। यहाँ पे इसके भी कोई लाभ नहीं बताए गए, वहीं जब आप घेरन संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ लाभ देखने को मिलेगा। वैसे वहाँ पे भी आसनों के लाभ बहुत कम ही बताए गए हैं, तो आसनों में जो लाभ बताए गए हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है जहाँ भी बताया गया। जैसे मत्स्येंद्र आसन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है लाभ से, 1-2 आसन ही है जिसमें लाभ बताए गए और वहां से क्वेश्चन आते हैं, या फिर प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, तो हर किसी का प्रोसेस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन का ये श्लोक बाद में ऐड किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग्ण खंड नास्त्रम अभ्यासात कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थित तत्वम च ददाति पुंसाम। अर्थात ये जो मत्स्येंद्र आसन है, इसको करने से सबसे पहले जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सबसे पहला लाभ बताया गया है। प्रचंड होती है, जो जठराग्नि है प्रदीप्त होती है, प्रचंड होती है, साथ ही ये जो रोगों को नष्ट करने में शस्त्र के समान काम करता है, अस्त्र शस्त्र के समान काम करता है। साथ ही कुंडलिनी का भी जागरण होता है, यही क्वेश्चन आया है। और ये जो नीचे का लाइन है, सेकंड लाइन, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कुंडलिनी का जागरण होता है मत्स्येंद्र आसन के अभ्यास करने से, साथ ही चंद्रमंडल भी स्थिर होता है। चंद्रमंडल के बारे में पता है आप लोगों को क्या होता है? नो मैम। कपाल खोलने से अमृत का पान होता है, तो ऊपर की तरफ रहता है, जब जठराग्नि नीचे रहती है, तो जब वो गिरता है तो जठराग्नि उसको जलाती है। फिर जैसे चंद्र आसन में
तीन आसन में जब सर को पीछे की तरफ करते हैं तो वो चंद्रमंडल रुक जाता है, मतलब जो अमृत का पान नीचे की तरफ है वो नहीं गिरता, तो जिससे उसका क्षय नहीं होता। ठीक है, ये तो आपने सही बताया। बस इतना बताइए कि जो चंद्रमंडल है हमारे शरीर में स्थिर है, कहाँ पे स्थिर है? नाभि वाली उसका बात है। जगह जी नाभि नहीं मैम, सर के स्पेस में कहीं है कपाल के आगे। मैं मुर्दा के पीछे। हाँ राहुल जी, आप बताइए। हैंड रेज किया आप? अपना घंटी का जो रहती है ना तालू, उसके पीछे रहता है। हाँ गुड। तालू मूल में रहता है, एग्जैक्टली जो जगह है ना, इसका प्लेस है हमारे शरीर में, तालू मूल में बताया गया है। इससे हमेशा ही अमृत स्राव होते रहता है, जो कि नाभि मंडल में मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अर्थात जठराग्नि है, वहाँ पे अग्नि है, सूर्य है, जो कि उसको ग्रास कर लेता है, सुखा देता है। इसीलिए ही क्या किया गया है, बोला गया है कि चंद्रमंडल को स्थिर रखता है। मीन्स जो अमृत का स्राव है वो नीचे नहीं जाने देता है, ऊपर की तरफ उसको रखे रहता है। ये इसके 4 लाभ बताए गए हैं, याद होना चाहिए। आप लोग श्लोक भी इसको जरूर याद रखिएगा, श्लोक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तान आसन। विधि तो पता है ना कैसे करते हैं? इमेज देखकर प्रोसेस तो समझ आ रहा होगा ना कैसे किया जाता है, और आप सबने इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमोत्तान आसन। ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। मैम हाँ बोलिए। जब हमने ये हठ प्रदीपिका पढ़ी थी तो इसमें इस टॉपिक पे एक बार हमारी बात भी हुई थी सर से कि वैसे हम आपने जो कहा है वही नाम है पश्चिमोत्तानासन, लेकिन जो हमारी ये कैवल्य धाम वाली हठ प्रदीपिका है इसमें लिखा है पश्चिम तानासन, ना कि पश्चिमोत्तान। इस पे हमने चर्चा भी की थी, तो सर बोले थे कि जैसे अगर इसमें लिखा है पश्चिम तान तो तुम्हें पश्चिम तान ही लिखना है। अगर कहीं और जैसे और किसी बुक से तुमसे रेफरेंस पूछे जाए तो फिर तुम्हें पश्चिमोत्तान लिखना है। ठीक है, सही है, सही बताया आपके सर ने। हाँ, सही बताया है आपके सर ने। पश्चिम तान यहाँ पे लिखा है, पश्चिमोत्तान नहीं लिखा है। अभी पश्चिमोत्तान कहाँ लिखा है, ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहीं पे पूछा जाए, मान लो नेट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन मान लो कहीं पे भी कोई इंटरव्यू वगैरह में या जनरली भी आपसे कोई पूछे, आगे जब आप पीएचडी करने जाओ या फिर गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू दो, तब वहाँ पे आप विद रेफरेंस बता सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम है। या तो पश्चिम तानासन है या पश्चिमोत्तानासन है, बोथ आर सेम। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का लाभ सेम है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये नाम का बस एक मात्रा का डिफरेंट है, अदरवाइज कोई डिफरेंट है नहीं। क्लियर? तो आपने अच्छा हुआ कि यहाँ बताया। अगर जब इन्होंने इसको पब्लिकेशन किया, छापा, तो क्या पता गलत भी हो सकता है ना ये। मे भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कई सारे प्रिंट आ चुके हैं पहले पब्लिकेशन के बाद भी, और हर जगह पे यही है, तो फिर मतलब उन्होंने ऐसा लिखा ही है। यदि गलत होता तो वो रीप्रिंट में सही होके आ जाता, ठीक है। नहीं आया इसका मतलब वो ऐसा ही लिखे। चलिए देखते हैं हम। प्रोसेस तो फॉरवर्ड बेंडिंग है, सामने दोनों पैर दंडासन में बैठकर किया जाता है। इसके लाभ देख लेते हैं। इति पश्चिम तान आसनम अग्रगण्यम। सबसे पहले आपको याद रखना है, आसनों में अग्रगण्य आसन, आगे आने वाला आसन बोला गया है। पवनम पश्चिम बाहिनम करोति। पवनम पश्चिम बाहिनम मतलब प्राण जो है वो सुषुम्ना की तरफ जाता है, ईड़ा पिंगला से शिफ्ट होकर सुषुम्ना की तरफ जाता है। उदयम जठर मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम सबके साथ हो रहा है, आपकी तरफ से आवाज ब्रेक है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट चैट बॉक्स में भी पूछ लिया करिए, चैट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मेरे यहाँ से सही है आवाज, ठीक है। चलिए, उदयम जठरानालस्य कुर्याद उदरे कार्य आरोग्यता च पुंसाम, अर्थात जठराग्नि प्रज्वलित होती है, कुर्याद उदरे मतलब उदर पतला होता है, देन आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। इतने लाभ बताए गए हैं श्लोक के माध्यम से। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी क्या है ना, सभी लोग क्लास लेते हैं, प्रैक्टिकल की क्लास,
एंड हम उसमें व्यवहारिक लाभ काफी सारे बताते हैं, कई सारे आसनों का वेरिएशन भी हम करवाते हैं जो कि आपके कई ग्रंथ में मेंशन नहीं है। आज के समय में आप देखोगे तो जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, आसनों के कई सारे वेरिएशन करवाते हैं, तो कहीं सबसे पहली बात मेंशन नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपके ग्रंथ में लाभ दिए गए हैं वही आपको याद रखना है एग्जैक्टली। आपको अपने व्यवहारिक लाभ याद नहीं रखना है कि आपने अपने क्लास में क्लाइंट को क्या बताया है कि पश्चिमोत्तानासन से आप पीठ वगैरह भी सही होता है, पीठ का दर्द सही होता है, कमर का दर्द सही होता है, या कई भी तरीके के लाभ। जैसे अभी हमने कई सारे आसनों में लाभ देखे ही नहीं, लेकिन उसके लाभ हम बताते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी आएगा वो विद रेफरेंस आएगा, रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। यदि आप व्यवहारिक आसन व्यवहारिक लाभ में टिक करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो करवा किसी में। हाँ, आसनों में अग्रण्य का मतलब सबसे बढ़िया आसन या फिर फ्रंट बेंडिंग आसनों में नहीं, आसनों में अग्रगण्य मतलब आगे आने वाला आसन, आगे आने वाला आसन। ठीक है, और आप लोग ना ऐसे जब बोलते रहती हूँ ना तो बीच में नहीं बोलिए, क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाता है और मैं क्या बोल रही हूँ ये भी मैं भूल जाती हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए ताकि आप लास्ट में पूछ सके, तो जो हमें पढ़ना है वो भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मयूरासन, सिंपल सी बात है, आपको क्या रखना है, जो बुक में दिया गया वही लाभ याद रखना है, अपने मन से कुछ याद नहीं रखना है, व्यवहारिक लाभ को याद नहीं रखना है। ये ज्यादातर मेल का फीमेल फेवरेट आसन होता है। मयूरासन ज्यादातर लड़कों को ये पसंद होता है। मयूरासन को हम देखते हैं, वैसे कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ये लड़कों को पसंद होता है, जो एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मयूरासन में आपको प्रोसेस सामने दिख रहा है, इसकी लाभ को देख लेते हैं। हरित सकल रोग नाशो गुल्म उदार दीना, अर्थात ये समस्त रोगों का नाश करता है। जितने भी रोग होते हैं शरीर में, बात पित्त कफ से कुपित जितने भी दोष है उसको दूर करता है। गुल्म उदार दीना, उदर गुल्म आदि दोषों को भी दूर करता है। उदर गुल्म मतलब पेट में गैस बनना, गैस का गोला बनना, दैट इज उदर गुल्म। आगे बोला गया अभिभवती च दोषा आसनम श्री मयूरम, साथ ही अभिभक्ति मतलब अधिक और कुपथ्य भोजन को भी ये पचा देता है। ऐसा इसके बारे में बोला गया है कि विष को भी पचाने वाला इसको बोला गया है। जन्यति जठराग्नि जारेत कालकूटम, इस श्लोक से भी जारेत कालकूटम लिखकर पूछा गया ये किसके लाभ बताए गए हैं, कौन से आसन के लाभ हैं। दैट इज मयूरासन। जठराग्नि प्रदीप्त होता है और इतना प्रदीप्त होता है, जारेत कालकूटम मतलब इतना प्रदीप्त होता है कि विष भी भस्म हो जाए। यदि कोई जहर भी पी ले तो उसको भी डाइजेस्ट कर पाता है मयूरासन को सिद्ध करने के बाद। नेक्स्ट है आपका शवासन, भूमि पे चित्त लेट कर किया जाता है। इसके कोई लाभ नहीं बताए गए, लाभ बताए गए ये थकान को मिटाता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है आपकी बॉडी को, साथ ही आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके बाद बीच में श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि इन 15 आसनों में 4 आसन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं, लेकिन उसमें से 4 को इम्पोर्टेंट बोला गया है। सिद्धम पदम तथा सिंहम भद्रम तेति चतुष्टयम। आपको याद रखना ये 4 आसन कौन कौन से हैं। सिद्धम मीन्स सिद्धासन, पदम मीन्स पद्मासन, सिंहासन एंड भद्रासन। श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठे सिद्धासने सदा। इनमें भी, इन चारों में भी यदि श्रेष्ठता को बताया जाए तो सिद्धासन को श्रेष्ठ बोला गया है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट श्लोक है, और रेफरेंस भी याद रखिएगा कहाँ पे इसके बारे में बोला गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं सिद्धासन की तरफ। सिद्धासन में स्थिति कैसी होगी साधक की, तो भूमध्य। भूमध्य किसको बोला गया है, आईब्रोज के बीच के स्थान को, आज्ञा चक्र को, इसको भूमध्य कहा गया है। ठोडी हृदय प्रदेश पर, इसमें 3 लॉ की क्रिया करनी है, जैसे हम जालंधर बंद में करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही आपकी स्थिति होगी। स्वामी स्वात्मा राम जी ने सिद्धासन के कई नाम बताए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, वज्रासन, मुक्तासन एंड गुप्तासन। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है,
सिद्धासन के अन्य नाम यहाँ पे क्या क्या बोले गए हैं। अब देखिए यहाँ वज्रासन है तो वज्रासन को अलग नहीं मानिएगा, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग सिद्धासन को ही वज्रासन बोला गया है। इसके लाभ में क्या बताया गया है, मोक्ष प्राप्त करवाने वाला आसन है, ये मोक्ष की प्राप्ति होती है सिद्धासन की सिद्धि से। 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है, मीन्स हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, ऐसा स्वात्माराम जी ने बोला है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लाभ में दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट लाभ क्या है, सिद्धासन सिद्ध होने से तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। तीनों बंध कौन कौन से होते हैं? जालंधर बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। गुड। ये तीनों बंद ही अनायास मतलब अपने आप लगने लगते हैं यदि सिद्धासन को कोई व्यक्ति सिद्ध कर लिया है तो। ये 2 विधि से सिद्धासन करने के लिए बताया गया है, आप इन दोनों विधि से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेष्ठता का क्रम। श्रेष्ठ क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ना हर जगह पे देखने को मिलेगा, हर जगह मतलब हर ग्रंथ में ही लगभग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन श्रेष्ठ है किसमें, जैसे कि यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा एंड आसनों में सिद्धासन। यमेश्व मिताहारा अहिंसा नियमेश्व मुख्यम सर्वासने वैष्कम सिद्धा सिद्धासनम विदु, अर्थात यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ये कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है, हर जगह पे तो है लेकिन चीजें यम में किसी और को बोला है, नियम में किसी और को बोला है। यहाँ पे क्या बोला गया है, लास्ट बैच में किसी ने यहाँ से कोई क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे कुछ और बोला है, वहाँ पे कुछ और बोला है, तो आप इसको विद रेफरेंस याद रखना है कि कहाँ पे बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन ट्विस्ट करके घुमा कर पूछा जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो योगी 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, इट मीन स्व का ध्यान करता है, मर्यादित भोजन करता है, परिमित भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इसके द्वारा निष्पत्ति अवस्था की कर सकता है। निष्पत्ति अवस्था आप पढ़ोगे 4 बताई गई है नादानुसंधान की, उसमें जो सबसे लास्ट की अवस्था है जो कि बाकी जगहों पे आप मोक्ष या मुक्ति के रूप में समझते हैं, उसको यहाँ पे निष्पत्ति अवस्था बोला गया है। जब प्राण वायु नियंत्रित होकर केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त कर ले तब अनायास ही उन्मनी कला की भी उत्पत्ति होती है। प्राण वायु नियंत्रित होकर केवल कुंभक मतलब जब श्वास का आना जाना स्वतः होने लगता है, साधक को अपने आप प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, फोर्सफुली नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप जो वो क्रिया जब होती है दैट इज केवल कुंभक की अवस्था। तो जब केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाती है साधक को, तब अनायास ही उन्मनी कला की उत्पत्ति होती है। उन्मनी कला भी यहाँ पे मोक्ष से ही लिया गया है, कल इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड में हमने देखा था। नेक्स्ट है आपका पद्मासन। पद्मासन कैसे करते हैं, जालंधर बंद यहाँ लगाते हैं, दृष्टि जो होगी नासाग्र अर्थात नासिका के अग्र भाग पे होगी, इसको बद पद्मासन भी यहाँ पे कहा है। पद्मासन को यहाँ पे बोला गया है कि संसार के कुछ बुद्धिमान साधक द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, सब लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके भी कुछ लाभ बोले गए हैं, जैसे सभी रोगों को नष्ट करने वाला है, ये सभी व्याधियों को भी नष्ट करने वाला है। सब व्याधि मतलब शारीरिक रोग, ऊपर में भी रोग दिया है और व्याधि यहाँ स्पेशली दे दिया, मतलब जितने भी रोग होते हैं बात पित्त कफ से होने वाले सबको दूर करने वाला है ये। पद्मासन में स्थित होकर नाक के द्वारा पूरित वायु को रोकना भी है। यहाँ पे जब रोक लेता है साधक, जो श्वास लिया है अंतर कुंभक लगा लेता है, तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, ये है आप पद्मासन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बद पद्मासन को भी पद्मासन में ही लिया गया है, अलग से आसन के रूप में नहीं जोड़ा गया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सिंहासन। यहाँ पे दृष्टि जो है नासाग्र ही होगी, मुख चौड़ा मतलब मुंह को खोलकर जीभ बाहर की तरफ निकाल के करते हैं। विशेषता क्या बताया गया है, तो श्रेष्ठ योगियों द्वारा, जो श्रेष्ठ योगी हैं, उत्तम योगी हैं,
वो इस आसन को पूजते हैं। पूजित मतलब इस आसन की सिद्धि करने वाले लोग उनके लिए काफी विद्वान होते हैं। तीनों बंधों के अभ्यास को ये सरल बनाता है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो तीनों बंध को लगाना आपके लिए या योगियों के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैर जैसे बटरफ्लाई में बैठते हैं, बटरफ्लाई की तरह दोनों पैर सामने होगा, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। दिस इज भद्रासन। यह सभी व्याधियों को नाश करने वाला है। इसको गोरक्षासन भी कहा जाता है। ठीक है, इस आसन का दूसरा नाम है गोरक्षासन। इसके अलावा इसके कोई और लाभ नहीं बताए गए हैं। इसके बारे में मैंने आज भी बोला और कल भी बोला था। आसनों के हठ योग के अभ्यास का क्रम 1/56। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राखयम करणम तथा अर्थनादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। आसन विविध प्रकार के कुंभक, मुद्रा आदि क्रिया और नादानुसंधान। जैसे कि आज मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या है सीक्वेंस, तो किसी ने बोला था षट क्रिया एंड प्राणायाम दूसरे चैप्टर में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे षटकर्म कहीं पे ऐड नहीं किया गया सीक्वेंस में। वैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार हठ प्रदीपिका में, षटकर्म की चर्चा कौन से अध्याय में करी गई है, तो दूसरा अध्याय में करी गई है, लेकिन सीक्वेंस में उसको कहीं पे ऐड नहीं किया गया है। पहला होगा आसन, दूसरा है कुंभक, तीसरा है मुद्रा एंड आदि क्रिया है या फिर मुद्रा एंड बाण, एंड फोर्थ चैप्टर है नादानुसंधान। यही हठ योग के अभ्यास का क्रम बोला गया है। ठीक है, हाँ, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। सिद्धि प्राप्ति के मुख्य घटक से लेकर मिताहार, पथ्य अपथ्य काफी इम्पोर्टेंट है। कल का जो टॉपिक होगा काफी इम्पोर्टेंट है, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लेंगे, जो जो श्लोक आया है उसको याद करेंगे। कल ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि आज ज्यादा हो गया, समय भी हो रहा है। आपका भी नेक्स्ट क्लास भी है पेपर 1 का, तो आप उसमें ज्वाइन करिए।